बाहरों के चमन में खिले हैं गुलाब, आपका नहीं कोई जवाब। दोस्तों, आप हो लाजवाब। ये प्रोग्राम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। इथे उपस्थित असलेल्या सर्व रसिक मान्यवरांचं मी गौरी विश्वास देशमुख सहर्ष स्वागत करते. प्रजासेतू आणि प्रकृती फाउंडेशन आयोजित अब्दुल कलाम जयंती आणि पांढरी काठी दिनाच्या औचित्याने आपण विविध स्पर्धा घेतल्या होत्या. त्या स्पर्धांच्या बक्षीस समारंभाच्या कार्यक्रमात आपल्या सर्वांचं मी पुनश्च एकदा मनस्वी स्वागत करते. खरं सांगायचं तर ज्ञानाने, कर्तृत्वाने, नेतृत्वाने आणि वक्तृत्वाने महान असणारे सर्वच व्यक्ती आज त्यांच्या क्षेत्रात वेगवेगळ्या कर्तृत्वाचा ठसा उमटवत आहेत आणि त्यांच्या कर्तृत्वाची नोंद आज आपण घेणार आहोत. प्रकृतीच्या फाउंडर कृतिका मॅम, अर्थात राजस्थान या राज्यात IAS ऑफिसर म्हणून कार्यरत असलेल्या आपल्या कार्यक्रमाच्या चीफ गेस्ट हिमानी मॅडम आणि नीती वार्ता या संस्थेचे फाउंडर अमित सर यांचं देखील माझ्याकडून पुनश्च एकदा हार्दिक स्वागत. प्रत्येक कार्यक्रमाची सुरुवात ही स्वागत गीताने होते. अर्थातच प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात हे एखाद्या गीताने किंवा गणेशाला आळवून केली जाते. या कार्यक्रमाची सुरुवात देखील आपण अशाच स्वागत गीताने करणार आहोत आणि स्वागत गीत सादर करण्यासाठी आपल्या समोर येतेय उजमा अन्सारी. उजमा आहे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, यस यस ये तो सबसे पहले तो सभी को नमस्कार. स्टार्ट करती हूँ. गंध फुलांच्या हिंदोळावर ऋण झुडला पंचम. गंध फुलांच्या हिंदोळावर ऋण झुडला पंचम. स्वागतम 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 स्वागतम. विनम्र वंदन देवी शारदे, नित्य यशाचा मंगल वरदे. विनम्र वंदन देवी शारदे, नित्य यशाचा मंगल वरदे. मान्यवरांना नत अभिवादन, मान्यवरांना नत अभिवादन. द्यावी शिवचम, द्यावी शिवचम. स्वागतम 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 स्वागतम. गंधजनांचे सडे शिंपले, भाव फुलांनी सरोवर फुलले. गंधजनांचे सडे शिंपले, भाव फुलांनी सरोवर फुलले. स्वरसुगंधी सलील शीतल, स्वरसुगंधी सलील शीतल. आनंद संवर्धनम, आनंद संवर्धनम. स्वागतम 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 स्वागतम. गंध फुलांच्या हिंदोळावर ऋण झुडला पंचम. स्वागतम 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 स्वागतम
स्वागतम स्वागतम स्वागतम. थँक्यू. धन्यवाद उज्मा. माझा आवाज येतोय ना? आवाज नाही आला. हो हो. धन्यवाद उज्मा. इतक्या सुंदरशा स्वरसुमनांनी तू कार्यक्रमाची सुरुवात केलीस. अर्थातच आज 15 ऑक्टोबर आणि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांची जयंती, वाचन प्रेरणा दिवस, घटस्थापना आणि पांढरी काठी दिन. वा वा, किती सुंदरच योगायोग आहे. आणि त्या निमित्तच आज आपण सगळेजण इथे जमलेलो आहोत. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचे विचार जगाला नवी प्रेरणा देतात, नवा उत्साह देतात आणि नवा आत्मविश्वास देतात. मुलं ही देवाघरची फुलं असतात, म्हणून तर अब्दुल कलाम साहेब नेहमीच मुलांना नवे संदेश द्यायचे. त्यांचाच एक संदेश, तो म्हणजे जागेपणी स्वप्न पाहिली की ती स्वप्न पूर्ण होतात, झोपेत पाहिलेली स्वप्न कधीच पूर्ण होत नाहीत. म्हणून स्वप्न जागेपणी पहा, स्वप्न इतकी मोठी पहा की क्षितिजा पार झेप घेण्याची जिद्द आपल्यात असली पाहिजे. म्हणून तर मला एक ओळ इथे म्हणावीशी वाटते. उडणाऱ्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, उडणाऱ्या पाखरांना परतीची तमा नसावी, जीवनात नेहमीच एक नवी दिशा असावी. घरटे ते काय केव्हाही बांधता येईल, घरटे ते काय केव्हाही बांधता येईल, परंतु क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द मात्र कायम असावी, क्षितिजा पलीकडे झेप घेण्याची जिद्द मात्र कायम असावी. अशीच जिद्दी, आत्मविश्वासी आणि कर्तृत्ववान विद्यार्थिनी आजच्या प्रमुख पाहुण्यांचा परिचय करण्यासाठी मी तिला आमंत्रित करते. उज्मा अंसारी तिला. सॉरी हाँ, बार बार मुझे आना पड़ रहा है, बोर नहीं हो ना. तो हमारे जो मैम आई है, हेमानी वर्मा मैम, राजस्थान की जो राजस्थान सरकार की जो अलग अलग योजना है, कोच पुरस्कार, उड़ान योजना, ये सभी योजना में ये मैम हमारी प्रमुख व्यक्ति रही है. इसके अलावा एक्स ब्यूरो इसमें ये इससे पहले ऑफिसर रह चुकी है. और जो वंचित लोग होते हैं उन्हें शिक्षा देने का काम, उन तक शिक्षा पहुंचाने का काम इनसे हो रहा है, तो ये बहुत भाग्य की बात है. इसके अलावा जो महिला है, जो वंचित महिला है, या तो कुछ महिला ऐसी है जिन्हें अपना करियर रिस्टार्ट करना है, फिर से शुरू करना है, तो वो उनके साथ खड़े रहती है और उनको सपोर्ट करती है. तो मुझे बहुत खुशी है कि इतनी रिस्पेक्टेड मैम आज यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आई है. इसके लिए मैं राम सेतु मैम को तहे दिल से थैंक्स कहना चाहूंगी कि आप इतने अच्छे और इतने रिस्पेक्टेड गेस्ट को हमारे यहाँ पर इस छोटे से कार्यक्रम में लेकर आए हैं. धन्यवाद. खूपच अप्रतिम अशी माहिती होती. खरंच ज्ञानाने, आत्मविश्वासाने समृद्ध असणारी लोक यशाचं माउंट एव्हरेस्ट गाठतात. आणि जेव्हा त्याच यशाची नोंद आपण घेतो, संघर्षाच्या जोरावरती यशदायी प्रवास करतात आणि त्यांच्या यशाची कहाणी, त्यांच्या संघर्षाची गाथा ऐकण्यासाठी आपण आतुर असतो. अशाच यशस्वी नामवंत कार्यकर्त्यांना आणि कार्यरत असलेल्या माझ्या सर्व प्रकृतीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना त्यांचं देखील मनस्वी स्वागत आणि मनस्वी नमस्कार. कालपासून आपण अब्दुल कलाम जयंती आणि पांढरी काठी दिनाच्या औचित्याने स्पर्धा घेतल्या होत्या. काल गीत गायन आणि वक्तृत्व या स्पर्धा झाल्या होत्या. तर एकांकिका ही सुद्धा स्पर्धा होती. पण या स्पर्धेचे व्हिडिओज आपल्याला थोड्याच वेळात बघायला मिळतील. त्या स्पर्धेच्या व्हिडिओज आपल्याला कसे वाटले याचा अभिप्राय आपण सगळ्यांनी नक्की द्याल. नमस्कार करते तुम्हाला, स्मरण करते तुमचे. नमस्कार करते तुम्हाला, स्मरण करते तुमचे.
वंदन करते तुम्हाला, आशीर्वाद घेते तुमचे. वंदन करते तुम्हाला, आशीर्वाद घेते तुमचे. माझ्या प्रिय गुरुजनांना, प्रिय श्रोत्यांना माझा मनापासून नमस्कार. खरं सांगायचं तर पांढरी काठी ही म्हणजे दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यातील सखी, जिच्यामुळे आम्ही सहजरित्या रस्ता चालू शकतो. ती कधीतरी आमच्याशी बोलते सुद्धा, कारण ती बोलत नसली तर आम्हाला रस्त्यात काय अडथळे आहेत हे कळणार नाही. ती बोलते म्हणजे अशी बोलत नाही की जिचं बोलणं आपल्याला दिसतं. तिचं बोलणं फक्त दिव्यांग व्यक्तींनाच अनुभवता येतं, कारण ती त्यांच्याशी मुक्तपणाने बोलत असते. ती चालणारी बोलणारी आमची पांढरी काठी ही आमच्या आयुष्यातली आधाराची काठी आहे, जिच्यामुळे आम्ही स्वावलंबीपणे आयुष्याचाच नव्हे तर रस्त्यात येणाऱ्या प्रत्येक अडथळ्यांची मालिका सहजरित्या पार करून आम्ही खडतर संघर्षातून वाट काढू शकतो. तीच आमची पांढरी काठी. आज त्या पांढरी काठी जयंती, त्या पांढरी काठीला माझं विनम्र अभिवादन. वाचन प्रेरणा दिवस. अर्थात वाचन हे विद्यार्थ्यांच्या आवडीचं असतंच, कारण वाचनाने आपल्याला अनेक गोष्टी प्राप्त करता येतात, तसंच ज्ञानही प्राप्त करता येतं. ज्ञानाचा समुद्र हा मोठा असतो, त्याच्यातून आपण कितीही ज्ञान घेतलं तरीही ते कधीच संपत नाही. आयुष्यभर आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावरती आपण वेगवेगळ्या प्रकारे ज्ञान घेत असतो. तुम्हीच बघा ना, आता या प्रकृती UPSC अकॅडमी मध्ये सुद्धा आम्ही एक वेगळं ज्ञानच घेत आहे. स्पर्धा परीक्षांचा अवघड प्रवास आम्ही सहजरित्या पार करत आहे. खडतर संघर्ष तर आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर प्रत्येकाला करावाच लागतो, परंतु या संघर्षासाठी, प्रयत्नांसाठी जर कोणी आपल्याला सपोर्ट करत असेल तर आपल्यामधला आत्मविश्वास अजून दृढ होतो. अशाच आमच्या कृतिका मॅम, त्या सुद्धा आमच्यामधला आत्मविश्वास नव्याने वाढवतात. आम्हाला नव्याने त्यांच्या शब्दांमधून, विचारांमधून प्रेरणा देतात. आमच्यासोबत संकर्षणा सर हे देखील आहेत. ते सुद्धा आम्हाला नव्या नव्या आयडियाज देत असतात आणि आमच्यामध्ये नवं काहीतरी करण्याचा उत्साह प्राप्त होतो. मग वाटतं इतकी कर्तृत्ववान माणसं आपल्या सोबत आहेत, मग आपणही काहीतरी करावंच. नक्की, खरंच यांच्या कर्तृत्वाला, यांच्या कार्याला माझा मनापासून सलाम. एक एक गोष्ट अजून विशेष बोलावीशी वाटते की संकर्षणा सर आणि ज्या मॅम आहेत त्या, आम्ही मराठी आणि त्या साऊथ इंडियन असल्यामुळे म्हणजे भाषेचं पण बहुतेक वेळा हे होतं, पण तरी ते आम्हाला समजून घेतात. ती पण एक खूप मोठी गोष्ट आहे. खरंच आहे, कारण वेगवेगळ्या भाषेंवरती प्रभुत्व असणाऱ्या त्या व्यक्ती आहेत आणि मराठी भाषेशी तसा फार कमी संबंध त्यांचा येतो, कारण साऊथ इंडियन असल्यामुळे. पण तरी देखील त्या खूप छान मराठी बोलतात, ते दोन्हीही व्यक्ती, आणि आमचा त्यांच्याशी मनमोकळा संवाद होत असतो. हा क्लास UPSCचा तर आहेच, परंतु नवीन नवीन कलाविष्कारांचा हा स्वप्नपूर्तीचा महामंच आहे. चला तर मग ऐकूयात आता सुंदर सुंदर विचार, कारण अर्थातच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हे एक थोर विचारवंत होते म्हटल्यावर आपल्याला अब्दुल कलामांच्या विषयी ऐकायला तर नक्कीच आवडेल. अब्दुल कलाम यांच्यावर स्पीच करण्यासाठी मी आमंत्रित करते रियाज तांबोळी दादा. रियाज दादा आहे का? रियाज दादा आहे? येस आहे. ओके. माझा आवाज येतोय सर्वांना? येस येस. सर्वांना सस्नेह नमस्कार, शुभ संध्या. आज दिनांक 15 ऑक्टोबर 2023, अर्थात आपल्या सर्वांचे लाडके प्रेरणास्थान, भारत देशाचे मिसाईल मॅन, ज्यांचं एक वाक्य प्रत्येक युवकाला प्रेरणा देणारं, चेतना देणारं आणि त्याचं ध्येय गाठण्यासाठी एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवणार आहे, ते म्हणजेच मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहां होती है. मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जहां होती है. सिर्फ पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो हौसला, ते उडान आपल्याला देण्यासाठी
प्रकृती फाउंडेशन आणि प्रजा सेतूच्या माध्यमातून खूप मोठ्या प्रमाणात काम चालतं. ही संस्था जरी नवीन असली तरी या संस्थेच्या माध्यमातून आपल्या दिव्यांग व्यक्तींना स्पर्धेसाठीचं जे मटेरियल लागतं, स्पर्धेसाठी जे क्लासेस लागतात ते पुरवण्याचं काम केलं जातं. काल ज्या स्पर्धा पार पडल्या त्या अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडल्या. स्पर्धेत सहभाग घेताना एक मनापासून वेगळा आनंद अनुभवायला मिळत होता. खर तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलामांचं स्वप्न आपण पूर्ण करतोय. त्यांचं स्वप्न हेच होतं की प्रत्येकाला थोडा डिस्टर्बन्स येतोय प्लीज. तर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम त्यांना एकदा त्यांच्या मित्राने विचारलं की आयुष्यातलं सर्वात समाधानाचा क्षण कोणता. तो समाधानाचा क्षण त्यांनी हा सांगितला की ते जेव्हा एखादं पुस्तक वाचत असतात त्या पुस्तकातनं त्यांना प्रेरणा मिळते. ती प्रेरणा ते जेव्हा विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवतात तेव्हा त्यांना अत्यंत समाधान वाटतं. तर ते समाधान आज या नवनवीन उपक्रमांच्या माध्यमातून या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतून आपण सर्वत्र पोहोचवत असतो. समाज प्रबोधनाचं काम या संस्थेच्या माध्यमातून या स्पर्धांच्या माध्यमातून होतं. त्याबद्दल मी सर्वांप्रती खूप खूप कृतज्ञता व्यक्त करतो. आज जागतिक पांढरी काठी दिन. आत्ताच आपल्या निवेदिका गौरी देशमुख मॅडमनी सांगितल्याप्रमाणे पांढरी काठी ही अंध व्यक्तीची सखी असते. सखी असण्यासोबत म्यूट है. येस. तर ही आपली दिशा दर्शक असते. या पांढऱ्या काठीच्या साह्याने आपण जात असतो. आज एक शेवटी जाता सल्ला द्यायचा असेल तर रस्त्यावर जात असताना जेव्हा एखादी अंध व्यक्ती आपल्याला तो रस्ता ओलांडण्यासाठी मदतीच्या अपेक्षेने बघत असते तेव्हा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण मदत करतो. परंतु खरी जी पद्धत आहे त्याचं जे माध्यम आहे ते म्हणजेच एखाद्या अंध व्यक्तीला आपण डोळस असणाऱ्या व्यक्तीनं त्यांच्या दंडाला त्याचा हात पकडायला लावणं आणि तो रस्ता क्रॉस करायला मदत करणं हे महत्वाचं असतं. जेणेकरून थोडक्यात काय तर सहानुभूतीचे नव्हे तर सगळ्या अंध व्यक्तींना संधीची गरज असते. हे आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून संदेश देऊ इच्छितो. मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल संयोजकांना मनापासून धन्यवाद. नमस्कार. धन्यवाद रियाज दादा. नेहमीप्रमाणेच तू खूप मस्त बोललास. अर्थात मला कालही तुझं वक्तृत्व खूप आवडलं होतं. हे मला आवर्जून सांगायला आवडेल कारण मीही एक खरं सांगायचं तर वक्तृत्व करणारी विद्यार्थिनी आहे आणि मला वक्तृत्व खूप जास्त आवडतं. मी काल पहिल्यांदाच तुझं वक्तृत्व ऐकलेलं आणि मला तुझं वक्तृत्व खूप आवडलं. आजही तू खूप छान बोललास. पुन्हा एकदा मनस्वी धन्यवाद. काही लोक विचारांनी समृद्ध असतात, काही लोक ज्ञानाने समृद्ध असतात. काही लोक विचारांनी समृद्ध असतात, काही लोक ज्ञानाने समृद्ध असतात, काही लोक दृष्टीने समृद्ध असतात आणि काही लोक सगळ्याच गोष्टींनी समृद्ध असतात. खरं सांगायचं तर जिद्द, आत्मविश्वास याच्या जोरावरती यशाची अनेक शिखरं सहजरित्या पार करता येतात. परंतु आपण कुठलंही यश मिळवायचं म्हटलं तर ते सहजरित्या मिळत नाही. आपल्याला त्या यशासाठी खडतर संघर्ष करायला लागतो आणि संघर्षाला साथ असावी लागते प्रयत्नांची. म्हणून तर मला म्हणावंसं वाटतं, प्रयत्न करत राहा, संघर्ष करत राहा, आत्मविश्वास बाळगा, कारण यश तुमचंच आहे आणि ते कायम तुम्हालाच मिळणार आहे. सावली म्हणून आमच्या आयुष्यात काम करणारी ही आमची पांढरी काठी. अर्थातच पांढऱ्या काठीची माहिती सांगण्यासाठी मी चिन्मय बारी याला व्यासपीठावर बोलू इच्छिते. चिन्मय आहे का? चिन्मय आहे का? चिन्मय पारी. चिन्मय आहे का? हो, चिन्मय आहे हो. पण ती अनम्यूट हॅलो, आवाज येतोय? हो. हा येतोय चिन्मय, बोल. ओके. नमस्कार. प्रकृती फाउंडेशनच्या आजच्या कार्यक्रमामध्ये मला बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानतो. आज 15 ऑक्टोबर जागतिक पांढरी काठी दिवस आणि डॉक्टर एपीजे कलाम यांची जयंती आपण वाचना प्रेरणा दिन या उद्देशाने आपण साजरे करत असतो. सर्व असंख्य सर्वांना पांढरी काठी दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा.
जो तो आपण पाणीकाठी आपण वापरतो आपल्या जीवनाचे अविभाज्य भाग आहे. तर या पाण्याकाठीचा उगम नेमका झाला कसा याची एक थोडक्यात मी माहिती देतो. पाणीकाठी म्हणजे निर्माण कशी झाली तर 20व्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या सॉरी 20व्या शतकाच्या पूर्वार्धामध्ये पहिल्या महायुद्धाच्या काळामध्ये डॉक्टर रिचर्ड ह्युवर यांनी सर्वप्रथम अंधांना रस्त्यावरती चालता फिरता येईल अशा दृष्टिकोनातून अंधकाठीचा शोध लावला. पुढे जेम्स 1921 साली जेम्स विंग यांनी एक अंधांना चालता फिरता येईल अशी म्हणजे शोध लावणं म्हणण्याऐवजी त्यामध्ये सुधारणा केल्या. त्यांनी काय केलं देऊन रस्त्यावरती जेव्हा आपण चालतो त्यावेळेला रस्त्यावरून चालणारी व्यक्ती असतील किंवा वाहन चालणारी व्यक्ती असतील त्यांना चमच्यावरती समोरून अंध व्यक्ती येते आहे यासाठी त्यांनी लाल आणि पांढरे रंग काठीला दिला आणि त्यानंतर ही काठी हळूहळू विकसित होत गेली. नंतर नॅशनल असोसिएशन फॉर द ब्लाइंड या संस्थेने संपूर्ण अंध जगताला ही पाणीकाठी बहाल केली. 1900 पाणीकाठी दिवस असं आधी नव्हतं, पण 1964 पासून 6 ऑक्टोबर 1964 ला पहिल्यांदा अंध सुरक्षा दिवस म्हणून तो सुरू करण्यात आला. नंतर तो आपण 15 ऑक्टोबर हा नंतर आपण साजरा करतो. जागतिक पाणीकाठी दिवस किंवा जागतिक अंध दिवस आपण साजरा करतो. आणि काठीचं महत्व आपल्या आयुष्यामध्ये आनंदाचे आधारण आहे. काठी ही आपली शक्ती आहे, त्याचप्रमाणे ती आपल्या जीवनाचे एक अविभाज्य भाग आहे. आज आपण 21व्या शतकामध्ये जगतो. मित्रांनो, 21व्या शतकामध्ये दूरदर्शन, संगणक, टीव्ही हे जसे आपल्या आयुष्याचे अविभाज्य भाग आहेत ना, त्याचप्रमाणे ब्रँड हा अंधांसाठी त्यांच्या आयुष्यातले एक भाग आहे. ती आपली सखी आहे, आपली मार्गदर्शक आहे. ज्याप्रमाणे आपले आजी आजोबा किंवा रस्त्याने चालताना काठीचा आधार घेतात, सपोर्ट घेतात, त्याचप्रमाणे ही काठी आपल्याला नेहमीच मदत करते. तो माझं आज 15 ऑक्टोबरच्या निमित्ताने जागतिक पांढरी दिनाच्या निमित्ताने माझं सर्वांना आवाहन राहील की पांढरी काठी वापरत चला. काय की त्यामध्ये कुठलीही लाज बाळगू नका, कुठल्याही याच्या किंतुपर्यंत बाळगू नका. हे कमी सांगून माझे 2 शब्द संपवतो. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद चिन्मय. खूप सुंदर प्रकारे माहिती दिलीस आणि खरंच माझं देखील सगळ्यांना आव्हान आहे की पांढरी काठी वापरा, कारण ती आपल्यासाठीच आहे आणि ती आपल्या आधाराची आहे. गोष्ट असं म्हणली ती माझ्या आयुष्यात म्हटली. आणि चिन्मय दादाची एक मस्त विशेष गोष्ट आहे की तो सगळ्यात कार्यक्रमाला हजर राहतो. सगळ्यात खूप छान. थँक्यू सो मच. एक सुविचार मला इथे सांगावासा वाटतो. तो सुविचार सगळ्यांसाठीच अर्थात प्रेरणादायी आहे. सुखाची बेरीज दुःखाची वजाबाकी, सुखाची बेरीज दुःखाची वजाबाकी, सद्गुणांचा गुणाकार हाच खरा भागाकार. या प्रत्येक वाक्यावरती प्रत्येकाने आपलं आयुष्य जगावं. आयुष्य आपण जेव्हा स्वतःसाठी जगतो आणि त्यात काहीतरी दिवस आपण दुसऱ्यांसाठी वाटून देतो, तेव्हा दुसऱ्यांना आपल्यामुळे मिळणारा आनंद बघून आपल्याला खूप मोठं समाधान मिळतं. हेच समाधान देण्याचं काम आणि मुक्त हाताने आनंदाची उधळण करण्याचं काम प्रकृती अकॅडमी करते. खरं सांगायचं तर यशाच्या प्रवासाकडे चालत असताना अनेक काटे येतात, परंतु त्या काट्यांवर
काटे टोचत आहेत म्हणून न थांबता काट्यांवरून सहजरित्या चालत राहिलो की एक दिवस यशाचा माउंट एव्हरेस्ट आपल्या समोर उभा असतो आणि त्यावेळी आपल्याला असं वाटतं की वाटलंही नव्हतं इतक्या लवकर आणि इतक्या सहजपणे आपल्याला हा यशाचा माउंट एव्हरेस्ट गाठता येईल. पण ते सहज शक्य होत नसतं. त्याच्यासाठी प्रत्येकाला संघर्ष करावा लागतो आणि तोच संघर्ष प्रत्येक माझ्या मित्रमैत्रिणींनी करावा. एक दिवस तुमचीही यशाची पायरी तुम्हाला सहजरित्या गाठता येईल. शेवटी फक्त एकच ओळ आता बोलते आणि मग आपण पुढच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करू. तूच माझ्या जीवनाचा आरसा बनूनी राहा. तूच माझ्या जीवनाचा आरसा बनूनी राहा. तुटल्या जरी काचा तयांशा सावली बनूनी राहा. तुटल्या जरी काचा तयांशा सावली बनूनी राहा. अर्थात पांढरी काठी ही सुद्धा आपल्या आयुष्यामध्ये ती आपल्याला सावली सारखीच असते आणि आधारस्तंभ म्हणून कायम ती आपल्या पाठीशी असते. त्यामुळे सगळ्यांनी आजच्या दिनी हा निश्चय करा की मी नेहमी पांढरी काठी वापरेन आणि माझ्या आयुष्याचे मार्ग सोप्या पद्धतीने चालू शकेन. आता वक्तृत्व तर आपण ऐकलीच. आता आपण एकांकिकाचे व्हिडिओ बघणार आहोत. तर ते व्हिडिओज कोण इथे प्ले करून दाखवतोय? ओमकार सर आहेत का? ओमकार आहे का इथे? गौरी मॅम, ओमकार सरांना ना सकाळपासून कॉल लावत होते पण त्यांचा फोन लागत नाहीये. नाही, त्यांचा काहीतरी टेक्निकल इश्यू आहे. त्यांचा काय इश्यू आहे तो माहित नाही मला. ते नाही पोहोचू नाहीतर शकले इथे. आम्ही जर तुम्हाला सगळ्यांना समूहावरती पाठवले ऑडिओ तर चालतील व्हिडिओ वगैरे. हा हा तुम्ही नंतर उजमा, बघून घ्याल का? हा बघा उजमा, काही हरकत नाहीये, तुम्ही पाठवा मला. ओके. अपलोड करताना मी तुम्ही याच्यात- नंतर तुमचे नंबर ठरवा. आम्ही 6 नंबर जे काढले ते ठीक आहे. नंतर जे 3 नंबर आहे ते तुम्ही ठरवा. नाही, काय हरकत नाही, तुम्ही पाठवा. मी म्हणजे याच्यात या व्हिडिओ मध्येच मी तो एडिट करून टाकते. काय हरकत नाही. ओके ओके. ठीक आहे. चला तर मग आपण आता ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होतात तो अर्थातच बक्षीस समारंभाचा क्षण. आणि बक्षीस समारंभाच्या क्षणाची प्रत्येक जणच वाट पाहत, म्हणजे मीही पाहत होते जेव्हा मी स्पर्धा खेळत होते. त्यामुळे मी जास्त वेळ उत्सुकता आणून धरणार नाही. तर बक्षीस समारंभ आता आपण घेत आहोत आणि स्पर्धेचे रिझल्ट वाचण्यासाठी मी आमंत्रित करते उजमा अन्सारीला. तर उजमा, स्पर्धेचा रिझल्ट. ठीक आहे, वाचते. मी काय म्हणते 3-4 दिवसानंतर अजून वाचायला सांगा एक नाही. मिनिट. प्रथमतः ज्या स्पर्धेचे परीक्षण म्हणजे गीतगायन स्पर्धेचं परीक्षण केलं दोन्ही होतं. परीक्षक इथे आलेले आहेत का? चैतन्य सिन्हाळकर, चैतन्य आदिनाथ सर हा आहेत का दोघंही? चैतन्य सर आहे तिकडे. ओके ओके. तर गौरव speech- माळक सर नाहीये speech इकडे. आणि गणेश साखळे सर पण. मला गणेश इकडे स्क्रीन नाही, ते जॉईन गणेश साखळे केलं सर का नाही. त्यांनी, पण नेटवर्क इश्यू झाला त्यांचा. ठीक आहे, चालेल. सांगते. मी काय म्हणत होते 3-4 दिवसानंतर सांगितलं तर नाही का चालेल? ठीक आहे, जाऊ द्या, सांगते आता काय. आधी आपण उलट घेऊया, सिंगिंगचं घेऊया आधी. ठीक आहे, तर थर्ड प्राइज पासून स्टार्ट करूया. थर्ड प्राइज आहे आशिका शेडगे. बघा इकडेच वावा ऐकायला आले. आणि सेकंड प्राइज तुम्हाला काय वाटतंय? काल जे होते ते सिंगिंगला ऑडियन्स करा झालं जरा. नाही तर जॉईन. ऑडियन्सनी पण जरा गेस करा, मजा येते गेस करायला. ओके, सो सेकंड प्राइज आहे वैशाली मॅम. वैशाली तिजोरे हा, आहे का वैशाली? वैशाली मॅम इकडे आहेत वाटतं. त्यामुळे हा, मला त्यांचं दिसल्या नाव होत्या बघितलं. तेव्हा. आणि आता फर्स्ट नंबर
ज्या व्यक्तीचा आहे ती आहे वैष्णवी हजाम. वा. कंग्रॅच्युलेशन. तर मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन सगळ्यांना. आणि आता आपण स्पीच सांगूया. स्पीच मध्ये तुम्हाला काय वाटतं थर्ड नंबर कोण असेल? आपण आता स्पीच ऐकले म्हटल्यावर मग गेस करा बरं थर्ड नंबर कोणाचा असेल. हा सांगा सांगा, जर सगळे मीच सांगितलं तर कसं होईल? आहे कोणी इथे गेस करायला? किंवा बाकीचे पण आहेत संयोजन समिती किंवा अजून कोण कोण, सगळे गेस्ट करा, कारण निकाल जे आहेत ते जास्त हे नव्हते त्यामुळे. चले ना, अनाउन्स करा आपण पण. ठीक आहे. चिन्मय बारी. चिन्मय बारी सर, तुम्हाला खूप खूप कॉंग्रॅट. अरे चिन्मय, कंग्रॅच्युलेशन. आणि सेकंड नंबर आलेला आहे गौरी जाधव. कंग्रॅट्स. गौरी आहे का? अरे आता तर तुम्ही मला बोलूच नका, कारण आता तर फर्स्ट नंबर तुम्हीच गेस्ट रियाज दादा, रियाज दादा, रियाज दादा. रियाज दादा. तुम्ही बोलतायत तर ठीक आहे. रियाज दादा तर रियाज दादाचा फर्स्ट नंबर आहे. तर यांना पण रियाज दादा कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि हे जे नंबर काढलेले आहेत ते अगदी निष्पक्षपणे काढलेले आहे, त्यामुळे अगदी ऑनेस्टली काढलेले, त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीने असं नका समजू की आमच्यावर अन्याय झालाय किंवा असं काय झालं. ठीक आहे. कंग्रॅच्युलेशन एव्हरीवन. रियाज, सगळ्यांना कंग्रॅच्युलेशन. हो, थँक्यू मॅडम, थँक्यू. यू वेलकम. विजेत्यांचे मनस्वी आभार आणि खूप खूप अभिनंदन सगळ्यांना. आणि धन्यवाद उजमा, खूप सुंदर प्रकारे डिक्लेअर केलास. मला असं वाटलं की मी रियालिटी शो बघते आणि समोर चालू आहे. खूपच छान. आणि सगळ्यांना खूप कॉंग्रॅच्युलेशन. जे या स्पर्धेत विजयी झाले त्यांना देखील, आणि ज्यांनी या स्पर्धेत भाग घेऊन आपला परफॉर्मन्स नोंदवला होता, सगळ्यांनीच खूप छान परफॉर्म प्रेझेंट केला होता. मी ग्रुपवरही काल सांगितलं होतं, एक लक्षात ठेवा की आपण हरलो किंवा जिंकलो या गोष्टीचं म्हणजे हरलो तर दुःख मानायचं नाही. हरलो तर आपण कशात कमी पडलो आणि आपल्याला अजून किती प्रयत्न करावे लागतील या गोष्टीचा विचार करून आपण विजयी आहोत असं स्वतःला समजायचं. आणि जिंकलो तर अर्थात प्रश्नच नसतो. त्यांना तर माहितीच असतं की आपण काय काय केलं आणि अजून कसं चांगलं करता येईल असं. तर सगळ्यांनी खूप छान प्रगती करा, अजून मोठमोठ्या स्पर्धा खेळा. आणि एक महत्वाची सूचना सांगायची आहे, ज्यांचे नंबर आलेले त्यांचे तर ठीक आहे, बट ज्यांचे नाही आले त्यांनाही सर्टिफिकेट मिळणार आहे. हा सर्टिफिकेट सगळ्यांसाठी आहे. स्पर्धेत पार्टिसिपेट केले त्याचंही तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळेल. आणि अर्थात सर्टिफिकेट असणं पण खूप महत्वाचं आहे, आणि ते पण प्रकृतीच्या नावाने म्हटल्यावर तर भारीच. तर त्यामुळे आनंद आहे. सगळ्यांचंच अभिनंदन. आता आपण स्पीच ऐकूयात. अर्थात काही स्पीच राहिलेले आहेत, म्हणजे थोर मोठे विचारवंत आज इथे व्यासपीठावर आहेत. तर प्रथमतः आपल्या सगळ्यांच्या लाडक्या प्रकृतीच्या फाउंडर कृतिका मॅम यांना मी विनंती करते की आपण आम्हाला मोलाचे मार्गदर्शन करावं. थँक्यू गौरी. आणि माझा आवाज आला ना सगळ्यांना? हो आला. आणि आता मी हिंदीमध्ये बोलते. ओके, सो थँक्यू. very hearty and warm welcome to Himani, Amit sir and Sankarshna. Thank you for being here. पहले तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो कुछ भी अभी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, जो कुछ भी यहाँ संवाद हो रहा है, ये सारे विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स हैं और सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं. सो स्पेशलिटी प्रकृति का यही है कि यहाँ आप जब तक हम कोई ना डिक्लेयर करें तो आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ क्या चल रहा है. ऐसे लगेगा कि सब ठीक ही है. सो यहाँ के प्रकृति के स्टूडेंट्स विजुअली चैलेंज्ड है और
बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत टफ है बाकी सारे एस्पिरेंट्स के लिए, बिकॉज टेक्नोलॉजिकली savvy, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। जिस तरीके से बात करते हैं, जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो नॉलेज है, हर एक फील्ड में नॉलेज है। यहाँ के स्टूडेंट्स टाइक्वांडो में टॉप लेवल के कॉम्पिटिशन्स जीत के आते हैं, टूर्नामेंट्स जीत के आते हैं। टाइक्वांडो इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फिजिकली। म्यूजिक हो गया, बातें हो गई, आर्ट, एलिक्यूशन, यू नेम इट एंड वी आर हियर। आप किसी एक फील्ड को नेम करिए, हमारे बच्चे वहां हैं। तो आई एम सो प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स। एंड पहले तो आई होप यू हैड अ गुड टाइम। अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इन लोगों के साथ, आप ये बताइए। और आगे के अनाउंसमेंट्स आपके बात के बाद। धन्यवाद मॅडम, नेहमीप्रमाणेच छान छान विचार तुम्ही दिले, कारण प्रत्येक कार्यक्रमातून काहीतरी घेऊन जायचं असतं आणि त्या विचारांवरती आपलं आयुष्य उभं करायचं असतं, या Hello. तत्वाची मी आहे. हॅलो, मॅडम बोल. सिंगिंगचा रिझल्ट परत सांगा ना. हा बोलेल, परत आम्ही अनाउन्स आम्ही करतोय. तुम्हाला ना ग्रुप वरती परत एकदा व्हॉइस पाठवू, ठीक आहे? कशाचा रिझल्ट हवा त्यांना? सिंगिंग. चा हवा होता. गौरी तू कंटिन्यू कर, आपण पाठवू त्यांना. ओके, तर आपण आता संकर्षणा सर आहे तिथे? हो आहेत. तुमच्या संकर्षणा सरांबद्दल ऐवजी काय होणार आहे का आपल्या तर क्लासमध्ये? आहेतच. तर सही बात है मैम, संकर्षणा संकर्षण सरांना सर मी के बिना कुछ हो भी नहीं सकता. मी विनंती करते की आपणही 4 शब्द द्यावेत आम्हाला. Yeah, sure, as you wish. So, first of all, I am very much humbled to have a very honorable dignitaries for today's function. I am indeed honored, and I am very, like, my heart is puffing with pride to have a very esteemed dignitaries for today's function, and I hope you have a wonderful time. I take this opportunity to convey one message of our beloved Shri Abdul Kalam ji, where he has not requested but rather advised, and I make that statement very clear. He has not requested, although with his stature he can definitely order us, but it is his greatest of the character that he has advised us and shown us a path to live our dreams, to work on our dreams, and not just have dreams when we sleep. He has requested us to work on our dreams and spoil our sleep to work on our dreams. And I am also very happy to show you with pride about our students who do work to a great extent in regards with making that dream come true. So thank you all. Thank you for this wonderful opportunity. Jai Hind. धन्यवाद सर, खूप सुंदर बोललात तुम्ही आणि खूप खूप छान विचार तुमचेही आम्हाला मिळाले. आता आपल्या कार्यक्रमाच्या चीफ गेस्ट हिमानी मॅडम जशा आहेत, तसंच अमित सर हे सुद्धा गेस्ट म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत. तर मी अमित सरांना विनंती करते की आपण आपला अनुभव आमच्याशी शेअर करावा. अमित सर आहेत? Yes, sir. Thank you. Thank you to all. Thank you for the warm welcome. It is a pleasure to be here and take part of this event. It's a great. I am thankful to Kritika ma'am and Prakriti Foundation. This is the awesome. We cannot say anything.
because working with the Divyang in the it's a visually matlab it's a very artful concept. So online classes is a very challenges. So congratulations to all team, even all who are organized this event. So grateful. I salute you. Thanks so much. Thank you. This is I'm done. थँक्यू सो मच सर. तुम्ही आमच्या कार्यक्रमाचा आनंद घेतलात आणि आमच्या पाठीशी तुमचे आशीर्वाद सदैव असेच असू देत, एवढीच इच्छा. असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाचे लावून तर, असे जगावे दुनियेमध्ये आव्हानाचे लावून तर, नजरेमध्ये नजर रोखुनी आयुष्याला द्यावे उत्तर, नजरेमध्ये नजर रोखुनी आयुष्याला द्यावे उत्तर. खरंच ही कवितेची ओळ ऐकली की अंगावर रोमांच उभे राहतात आणि वाटतं आपलं जगणंच इतकं सुंदर असलं पाहिजे. परंतु जीवन जरी सुंदर असलं तरी जीवनात अडचणी तर येत असतातच. परंतु त्या अडचणींना हसत हसत सामोरे जाऊन आपलं व्यक्तिमत्व सिद्ध करायचं असतं, असं काही लोकांचं सांगणं आहे. आणि ते खरं तर बरोबरही आहे. कारण दुःख कुरवळत बसण्यापेक्षा दुःखातून सुख कसं सहजरित्या मिळवता येईल या गोष्टीचा विचार केला की आयुष्य जगणं खूप सोपं होतं. अर्थातच आता मी आमंत्रित करते, ज्या क्षणाची बक्षीस समारंभाप्रमाणे प्रत्येक जण वाट पाहत असतं, ते अध्यक्षीय भाषणाची. आणि तसंच आपल्या कार्यक्रमाच्या चीफ गेस्ट हिमानी मॅम यांना मी विनंती करते की आपण आपला अनुभव आमच्याशी शेअर करावा. सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद. थैंक यू कृतिका, आप सब लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया, जिससे मैं एक्चुअल में मुझे लगता है कि मैं बता सकती हूँ आपको. आपने एक ऐसा मंच दिया कि जिससे मैं एक जुड़ी हूँ और मुझे एक बहुत नया अनुभव हुआ. जब से मैं सुनती आ रही हूँ, जब से एकदम शुरुआत से मैं बनी हुई हूँ इसमें, पूरे 5 बजे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया था, तब से लेकर अब तक एकदम मतलब आप कह सकते हैं कि आपने ऐसे बांधे रखा है सबको, इस पूरे समूह को. आपका जो टैलेंट है इस चीज में कि वो बिल्कुल मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है. और मैं स्पेशली उज़्मा के बारे में, उज़्मा और गौरी सबके बारे में, और उज़्मा का इतना मुझे अच्छा लगा कि मुझे एक बार तो ऐसे लगा कि कोई पीछे से म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी. एकदम हम उस भाव में बह गए जब उज़्मा आप गा रही थी. गौरी, जब आपने शुरुआत से लेकर अब तक आपके जिस तरीके से अपने विचार को आप प्रकट कर रही हैं, वो मतलब बिल्कुल सराहनीय है. और मेरे मतलब मैं जब ये सुन रही थी सब कुछ, मेरे मन में एक ये विचार आया कि हम आज के बाद हम ये सोचना बंद कर दें. हम ये जो एक बैरियर्स होते हैं ना, हम अपने मन में जो लगाते हैं कि नहीं हमारे में शायद कुछ ऐसा है, हम नहीं कर सकते या हम कर सकते हैं, आप लोग उस चीज को सबसे पहले भूल जाइए. आप ये सोचिए कि आज अगर इस तारीख को भी आप नोट कर लीजिए कि 15 अक्टूबर जो है, इसके बाद से आप बिल्कुल भूल जाएंगे. कोई भी हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि कुछ भी नेगेटिविटी है या कुछ भी ऐसा है जो हमारे या हमारे ड्रीम्स के बीच में आ सकता है. आप लोगों को सबसे पहले तो इस चीज को निकाल देना है, ठीक है. उसके आगे क्या होता है, कैसे आप लोग आगे जाके ऑफिसर बनते हैं, या आप लोग वैसे भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, आप जो भी कुछ बनते हैं आप उस दिशा में जाइए. तो सबसे पहले हमारे को अपने आप को ये सोचना है कि नहीं, बस इस दिन के बाद से हम कोई भी ऐसी चर्चा नहीं करना चाहेंगे, या कुछ नहीं ऐसा करेंगे कि कुछ बैरियर्स हैं. कोई बैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है. कभी कभी ऐसे होता है कि हमें जिंदगी में लगता है कि हमारे साथ कोई ऐसा बैरियर है या ऐसी कोई रुकावट है, बट हमें शायद ये नहीं पता कि दूसरे के साथ भी कुछ ऐसी रुकावट हुई होगी. किसी का कुछ पता चल जाता है, किसी का कुछ नहीं पता चल जाता है. अगर मैं बहुत ही आप बीती और बहुत ही अगर सच्चाई की बातें बताऊं तो, कि वही मैं बार बार फिर रिपीट करूंगी, किसी का कुछ ऐसे पता चल जाता है कि हाँ इसकी जिंदगी में ऐसी रुकावटें आई होंगी, किसी का नहीं पता चलता है. किसी का सिर्फ ये दिखता है हमें कि हाँ वो अफसर बन गए, बट
हो सकता है कि उन्हें जिंदगी में पता नहीं क्या क्या ऐसा देखा हो, तो उस चीज पे तो हमें जाना ही नहीं है। ये मैं सलाह दूंगी सबको, और मैं कृतिका को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आज के बाद हम बिल्कुल एक जैसे कुछ होता ही नहीं है ऐसे ही हम फोकस करने वाले हैं, ठीक है। रही बात आप सब लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, और यूपीएससी और आईएएस एक ऐसी चीज है जिससे मैं बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ। मैं करीबन 2009 से इसी फील्ड में हूँ, इस चीज से जुड़ी हुई हूँ मैं। जैसे मैंने बाकी लोगों को भी इसमें मार्गदर्शन दिया है, पढ़ाया है, तो तब से लेकर अब तक मेरा अनुभव है। खुद ने मैंने एग्जाम्स क्लियर किए, खुद सरकारी नौकरी में गई, तो उसी अनुभव और उसी चीज को मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जितना टाइम मिलेगा उसमें मैं ब्रीफ में आप सब लोगों को शेयर करना चाहती हूँ कि यूपीएससी की जर्नी क्या है, और यूपीएससी के बाद क्या आप सब लोग को बनना क्यों चाहिए ऑफिसर, ठीक है। वो सबसे बड़ी आपके लिए मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया ना, आप सब लोगों को यहाँ पे जितने भी, जैसे अगर भी 17 लोग बैठे हैं, ठीक है, अगर आप सब लोगों को इस चीज का वो मोटिवेशन आ गया ना कि कुछ भी हो जाए हमने ऑफिसर बनना है और जिंदगी बदल जाएगी हमारी, तो आप जिस तरीके से पढ़ते हैं या जो भी आपकी आगे तैयारी होने वाली है आगे के 1 या 2 साल में, आप देखिए उसमें कितना बदलाव आता है। जब हम एपीजे अब्दुल कलाम की बात करते हैं, उन्होंने कितनी मोटिवेशनल चीजें हमें बताई हैं। वो मोटिवेशनल चीजें हम पढ़ते हैं, हम मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए कि अगर हम अफसर बनते हैं, अगर आप यूपीएससी क्लियर करते हो, आप जितने भी लोग हो, आप सब लोगों की जिंदगी उसी दिन बदलने वाली है जिस दिन रिजल्ट आ जाता है। आप शायद जितना सोच भी नहीं सकते हैं, जितना अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, उतना आपकी जिंदगी में बदलाव आता है। और सिर्फ आप लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आता है, आपके घर में जितने भी लोग हैं, आप ये सोचिए कि आप सिर्फ अपनी नहीं, आप सबकी जिंदगी बदल देते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी बात ये होती है कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक ऐसी नौकरी होती है जहाँ पे आपको, जिसको हम कहते हैं ना, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं। आप निजी क्षेत्र में, आप प्राइवेट सेक्टर में कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिसको अच्छा काम करना है वो अच्छा काम करेगा। अभी प्राकृतिक फाउंडेशन भी इतना अच्छा काम कर रही है। बट जब आप सरकार में जाते हैं, आप एक सरकारी नौकरी करते हैं ना, आपका दायरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके दिल में सच में है, अगर आप किसी को देखते हैं और आपको लगता है हाँ मैं क्यों नहीं किसी की ऐसे मदद कर सकता हूँ, जैसे मैं कभी किसी को देखती हूँ सड़क पे, कोई कुछ मांगने के लिए आता है, तो मुझे ऐसे फील होता है कि मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रही हूँ। ये आप किसी एक की मदद कर सकते हो, आप 2 की कर सकते हो, आप बहुत लोगों की नहीं कर सकते जब तक कि आप उस मैं कह सकती हूँ उस लेवल के ऑफिसर नहीं बनते हो। आप क्या करोगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से अगर समझाती हूँ। मान लो मैं बाहर गई आज, ठीक है, मुझे लगा कि मैंने तो कुछ ले लिया अपने खाने के लिए, पर मुझे कोई और मिला, कोई 1 या 2 लोग मिले जो जिनको शायद उस टाइम पे खाना चाहिए था, मैंने दे दिया। मैंने क्या किया, मैंने 2 लोगों को दिया, मुझे खुशी हुई। पर सिर्फ 2 लोगों को ही तो मैं उनमें ही तो फर्क ला सकी ना, मैंने एक बार उनको कुछ दे दिया, पर मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद आपकी मदद की जरूरत होगी, बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे पिछड़े वर्गों से आते हैं, ऐसी उनकी स्थिति होती है, उनको, हम तो बहुत खुशकिस्मत है, हमें पढ़ाई नसीब हुई है। बच्चे ऐसे होते हैं कि वो, उनको कोई पढ़ाई नसीब नहीं होती है, उनके बचपन से लेकर अब तक। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, आप महिलाओं से अगर मिलोगे, जैसे मैंने महिलाओं के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया, महिलाओं और बच्चों के क्षेत्र में, तो आप महिलाओं को जो मिलोगे, आपको समझ आएगा कि एक महिला के जीवन में कितना कुछ होता है, और आप कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं। पर जब आपके पास, आपको सरकार ऐसा मौका देती है एक ऑफिसर बनने का, तब आप फर्क देखिए, आप सब बदल सकते हो उसमें। तो अगर आपके मन में ये होना चाहिए कि यार एक जीवन मिलता है, मैं तो ये बोलती हूँ एक जीवन मिलता है, कुछ ऐसा करो कि लोग याद रखें आपको। एक जीवन है, सबके लिए है। उसके बाद जो चला, अभी एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों लोग याद रखते हैं, वो राष्ट्रपति थे इसलिए तो याद रखते ही हैं। उनको क्या बोलते थे, पीपल्स प्रेसिडेंट, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए, अब आप बोलेंगे कि मैम राष्ट्रपति तो होता ही, वो तो उनका काम ही है लोगों के लिए काम करना, पूरे देश के लिए काम करना।
पर ऐसा क्या था कि सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम को ही ऐसा बोला गया कि वो लोगों के राष्ट्रपति हैं, पीपल्स प्रेसिडेंट हैं? क्यों ऐसा बोला गया? क्यों उन्हीं के जन्म तिथि पर स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेट हुआ? क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कुछ तो अलग किया होगा ना बाकी लोगों से, उन्होंने कुछ तो बाकी लोगों से अलग किया होगा। तो लोग उनको एक पूर्व राष्ट्रपति से ज्यादा इस चीज के लिए याद करते हैं। तो इसीलिए आप भी जीवन में कुछ ऐसा करिए, और यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको मौका देता है वो करने का। मैं फिर से वो बोलूंगी, आप उसके बिना भी कर सकते हैं, पर यूपीएससी जो आपको मौका देगा ना करने का, जब आप एक ऑफिसर बनेंगे, ऐसा मौका कोई भी नहीं दे सकता है। तो एक, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई एक बंदे में इतनी, गांधी जी का भी एक ऐसा कोट है कि अगर आप चेंज चाहते हैं तो आप खुद वो चेंज बनिए। ये कहने की बातें हो सकता है ये लगे कि सिर्फ कोटेशन ही तो है, पर इनको जिंदगी में आप अपना के देखिए। आप पहले खुद से वो चेंज बनिए। चेंज कैसे बनेंगे? एग्जाम को क्लियर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अफसर बनिए, और बहुत अच्छे ऑफिसर बनिए। सिर्फ ऑफिसर बनना नहीं है, बहुत अच्छे ऑफिसर बनिए, और फिर आप चेंज लेकर आए। आपके हाथ में सारी शक्तियां होंगी जब आप ऑफिसर बनते हैं। और दूसरा, एकदम प्रैक्टिकल स्तर पे मैं उस पर बात करूं, एकदम प्रैक्टिकली के बहुत से लोगों के बिल्कुल यूपीएससी की बात करी मैं, बहुत से लोगों के, शायद आप लोगों के मन में भी होता होगा ये कि यूपीएससी मैम डिफिकल्ट लगता है, सुना है मुश्किल है एग्जाम, समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, कैसे करते हैं। बहुत लोगों ने इसको ऐसे बना रखा है कि सरकारी एग्जाम मुश्किल होते हैं, इनको क्लियर करना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ये आम विचार है जो 100% एस्पिरेंट के मन में आते ही आते हैं, मेरे भी आते थे। ठीक है, पर मैं अब, जैसे मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड में, मैं आपको अभी ऑन रिकॉर्ड बोल सकती हूँ, अगर आप सही तरीके से तैयारी करते हैं, आप फेल नहीं हो सकते हैं एग्जाम में। लोग कहते हैं कि लक फैक्टर होता है, ठीक है, किस्मत होती है। मैं मानती हूँ कि लक फैक्टर होता है, किस्मत होती है, बट फिर भी मेरा मानना यह है कि अगर 100 में से देखा जाए तो सिर्फ 1% हो सकता है लक फैक्टर। वो लक फैक्टर ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे कोई बीमार पड़ जाए, एग्जाम के टाइम पे कुछ ऐसा हो जाए, वो होगा लक फैक्टर। 99% अगर आपने तैयारी ठीक की है, आप फेल हो ही नहीं सकते हैं। इसको तो पहले अपने मन में डाल दीजिए आज के बाद। और तैयारी कैसे ठीक तरीके से करना है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हमें इसरो या डीआरडीओ के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। यूपीएससी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, यूपीएससी मुश्किल नहीं है। हम जितना तरीके से पढ़ाई करते हैं ना किसी भी चीज की, उतनी ही आसान होती है। ठीक है, देखो, मुश्किल तो अगर आपको कुछ नहीं करना आता है ना, तो मुश्किल सब कुछ है। जैसे मुझे खाना बनाना अगर नहीं आता है, ठीक है, तो मैं खाना बनाने भी जाऊंगी तो मैं खराब बना दूंगी। ठीक है, तो अब मेरे लिए तो खाना बनाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। अब आप सोचेंगे कि खाना बनाना क्या मुश्किल हो सकता है? 90% क्या, सब लोगों को खाना बनाना तो आता ही होगा। मुझे अगर चाय बनानी भी नहीं आती है ना, मैं सही तरीके से चाय ना बनाऊं तो मैं चाय भी खराब बनाऊंगी। आपको लग रहा है बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, बट यूपीएससी भी ऐसे ही होता है। अगर आप सही तरीके से करते हैं, अगर मुझे सही तरीके से पता है मुझे चीनी कब डालनी है, पानी कितना डालना है, पत्ती कितनी डालनी है, कितना उबालना है, तो चाय अच्छी उतनी ही अच्छी बनेगी। उसी तरीके से जब आप पढ़ाई करते हो, आपको पता होना चाहिए मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और पेपर कैसे देना है। आपको 3 चीजें बस पता होनी चाहिए: कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कैसे पेपर देना है, उससे आपको 3 चीजें पता है, तो चौथी चीज मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट ये करूंगी कि आप उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए। आपको सब चीजें अगर बता दी गई, उसके ऊपर चौथी चीज होगी जो सिर्फ आप पे निर्भर करेगी कि आप उसको पढ़ते कैसे हैं। कि अगर आपके पास 1 साल है पेपर देने के लिए, 2024 है या जो 2025 में दे रहे हैं, अगर आज आपको हम सब मिलके एक स्टडी प्लान देते हैं, एक टाइम प्लान देते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है, आपका काम सिर्फ इतना है, इसको पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ ये करना है। अब यही चीज है जो आप पे निर्भर करेगी। ठीक है, अब आप लोगों से में कितने हैं जो ये बिल्कुल कमिटमेंट दे सकते हैं हमें कि हाँ मैम, आप हमें बता दीजिए, आप हमें बता दीजिए चाय बनाने की रेसिपी, हम बना लेंगे। वही यूपीएससी की रेसिपी बता दीजिए, हम कर लेंगे। पहले तो मैं वो जोश देखना चाहती हूँ। आप
कृतिका जैसे भी है, आप इंटरैक्टिव सेशन रख सकते हैं इसको। आई थिंक इंटरैक्टिव हिमानी, कर आवर देते हैं सेशंस आर ना। ऑलवेज इंटरेक्टिव, हम इंटरेक्टिव ही रखते हैं, हाँ, इसीलिए इसको अभी भी माइक हम, का एक्सेस सबके हाँ पास है। आप राइट, लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हो, ओके एवरीवन। हाँ अभी हम इसको इंटरैक्टिव कर सकते हैं हेलो ना। मैम, यस मैं उस्मा बोल रही हूँ। जी तो उस्मा। वैसे तो मुझे यूपीएससी देने में भी बहुत टाइम है, 2008, तो ये बात है। फिर आपसे भी बहुत कुछ जानने मिला और कुछ नया सीखने मिला, उस्मा तो कौन से बहुत साल में आपको एग्जाम देना है? अभी मुझे बहुत वक्त है मैम, 2028। Uzma, 28। yeah, Uzma is just 18, not even 18. 12th अच्छा, complete, या वो 12th से हमारे साथ है, अभी अभी फर्स्ट ईयर में गई है। सो ये प्रकृति जो स्टडी सर्कल है, एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, पता है। एकदम हाई स्कूल के बच्चे से मास्टर डिग्री के लोग तक है इसमें। हाँ हाँ, तो इसमें एक और एडवाइस मैं दूंगी कि उस्मा, चाहे आप स्कूल में हो या आप फर्स्ट ईयर में हो, यूपीएससी की तैयारी एक ऐसी तैयारी है जिस समय आपके नो मैम, मैं फर्स्ट ईयर में भी नहीं हूँ और मैं 12th में भी नहीं हूँ, मैं 11th में हूँ, तो इसलिए वेरी मुझे गुड, अभी 4 इयर्स बाकी। 4 इयर्स है ना। सॉरी उजमा, मैं कंफ्यूज हो गई। FY मतलब वो ना अपना फर्स्ट ईयर वाला फर्स्ट दिमाग में। ईयर, हाँ सॉरी सॉरी फर्स्ट ईयर। सॉरी, हाँ राइट, 11th वाली है ये मैडम। फिर भी ठीक है। अपना मतलब मार्शल आर्ट्स वगैरह और अदर एक्टिविटीज चलती रहती है मेरी पढ़ाई के हाँ हाँ हाँ। साथ। तो उस्मा आपको जैसे आप अभी 11th में हो, मतलब मैं तो कहती हूँ चाहे कोई 9th में हो या कोई पोस्ट ग्रेजुएट हो, यूपीएससी एक ऐसा ख्वाब है, ऐसा एक इम्पोर्टेंट डिसीजन है आपकी जिंदगी का, कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया है ना कि मुझे यूपीएससी देना है, मुझे एक ऑफिसर बनना है, उसी दिन से उसकी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। यस बहुत मैम, सारे, और मैंने हाँ इसलिए ली क्योंकि मेरे दादर कमला मेहता की एक जो प्रांजल पाटिल है, वो भी आईएएस ऑफिसर है, उनकी पोस्टिंग दिल्ली में। वो मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लगता है, जिसको भी कहते हो तो मुझे हाँ एक उनसे लगा कि अगर वो बन सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ। बिल्कुल, हर कोई बन सकता है। मैंने तो सिंपल बोला ना कि अगर आपको कोई ठीक एक रेसिपी मिल जाए, आपको बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको उस तरीके से पढ़ना है, कोई भी बन सकता है। और जो नहीं पढ़ता वो नहीं बनता, बहुत सिंपल सी बात है। जो लोग नहीं बनते, हमको उनको तो देखना ही नहीं है, हमको बस ये देखना है कि जो बने हैं। हमेशा लाइफ में पॉजिटिविटी को देखना है। हम्म हाँ, तो उस्मा अभी से आई होप आपने अच्छी खासी तैयारी शुरू कर दी है। 4 साल है, इसको ऐसे पढ़िए कि जब आप अपना कॉलेज खत्म करते हैं, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर दीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 100 में रैंक लेकर आओ। ठीक है, फर्स्ट यस अटेम्प्ट में मैम, आईएएस मुझे बनो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अक्षता मैम आपसे कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। जी, यस। हेलो मैडम। हेलो, हेलो मॅडम. हाय अक्षदा. माझं नाव अक्षता आहे. मी आता टीवायला आहे, तर मग पुढे म्हणजे मी कसं म्हणजे यूपीएससी सगळे म्हणतात अवघड असते त्याच्यामुळे. हाँ, मतलब शी इज इन द थर्ड ईयर, ओके, अच्छा, एंड शी इज आस्किंग हाउ डिफिकल्ट विल इट बी फॉर हर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ। शी इज इन द 3rd ईयर. अच्छा, आपका ये फाइनल ईयर है, आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का ये? टीवाय द्यायला मी आता यूपीएससी द्यायची मला, म्हणजे त्यासाठी म्हणजे सगळे म्हणतात नाही का यूपीएससी अवघड असते, तर मग म्हणजे सगळे काय काय कन्फ्युज करतात ना, मग मला म्हणजे याच्या आधी मार्गदर्शन कुठंच नाही मिळालं मला असं. हा, अक्षदा मॅडम पण त्याच म्हणत होत्या की तुम्हाला कन्फ्युजन नको आहे, आम्ही जो म्हणतोय तसंच अभ्यास करावं, तर सोपं होईल. आता आजच्या दिवशी जर तुम्हाला हा टॉपिक दिला आणि अभ्यास करा असं म्हटलं तर ते करूनच यायचं, आलं लक्षात? तर असं केल्यावर सोपं होईल प्रिपरेशन करताना आणि एक्झाम देताना. मॅडम त्याच म्हणताय तुम्हाला, आलं लक्षात का? हो मॅडम, आलं लक्षात. होय.
So, to translate, she was asking exactly what you said earlier. She had the same question about people have their own opinions telling that this becomes difficult. तो सच में इतना डिफिकल्ट है क्या? एंड थर्ड ईयर में है तो शी गॉट स्कैर्ड कि ऐसा होता है क्या करके. सो आई जस्ट टोल्ड कि मैडम ने वही बोला जो मैम ने कहा है, वैसे ही पढ़ो, हो जाएगा. एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी फॉर डिस्टर्ब. मतलब वो कॉल आ रहे हैं बार बार, वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर अलाउ नहीं किया जा रहा है मीटिंग में. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ओपन है, सबके लिए ओपन है मीटिंग. मैंने उन्हें कहा तो वो बोल रहे हैं कि अलाउ नहीं हो रहा है. नहीं नहीं नहीं, सबके लिए ओपन है, कोई भी अंदर अलाउड है, सब लोग अलाउड है, ऐसा कुछ नहीं है. उनको रीट्राई करने को, मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन रखा ही नहीं है, कोई भी ज्वाइन कर सकता Kritika ma'am, they are confused between Google Meet and Zoom. So, है. अच्छा, ओके ओके, आस्क देम टू जॉइन थ्रू झूम. त्यांना सांगा की तो जो लिंक दिला आहे ना त्याला फक्त टच करा आणि फोनवर जर झूमचा ऍप असला तर डायरेक्ट ओपन होईल. हॅलो हा बोला. मॅडम, आम्हाला सिंगिंगचा रिझल्ट कळाला नाही अजून. बाळा आम्ही सांगितलो, पण परत आम्ही सांगणार, थांबा थोडा वेळ. हो हो चालेल. हो. ओके. तो बाकी लोगों का जोश कहाँ गया यूपीएससी को लेके? एग्जाम इजी है, पहले तो इस चीज को समझ लीजिए, एग्जाम मुश्किल नहीं है. जिसको नहीं आता है, जिसको सही तरीका नहीं पता, उसको चीजें मुश्किल लगेंगी. पर एग्जाम, अगर एग्जाम मुश्किल, अच्छा ये बताइए, खुद एक बार सोचिए कि जो लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं वो भी तो आपकी और मेरी तरह ही तो लोग होते हैं. तो अगर उन लोगों ने क्लियर किया, ये ऐसा नहीं है ये कोई चंद्रयान है वो नहीं है. जैसे हम बोलते हैं ना, चंद्रमा पे जाने के लिए या मंगल ग्रह पे जाने के लिए, वहां पे कह सकते हैं बहुत मुश्किल है, कोई जा सकता है या नहीं जा सकता है, ठीक है, तो वो मुश्किल है कि नहीं कर सकते. आपके और मेरी तरह ही लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर किया है, तो हमें ये सोचना ही नहीं चाहिए कि हम नहीं कर सकते हैं. बिल्कुल हमारी. और एक और चीज में ये बहुत बच्चों को मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ये कोई भी चीज नहीं होती है कि वो इंटेलिजेंट होगा, मैं नहीं हूँ, या वो इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, या वो ज्यादा पढ़ता होगा, पढ़ती होगी, मैंने नहीं पढ़ा है. सबसे पहले तो इंटेलिजेंस वाली बात में कुछ भी नहीं होता है. मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के बाद बोल रही हूँ, बच्चों के साथ ही उनको पढ़ाते हुए. कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, मैं कम इंटेलिजेंट हूँ इसलिए मेरा पेपर नहीं होगा. कुछ भी नहीं होता है. जो जो इंटेलिजेंट होता है वो इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसका पढ़ने का तरीका ठीक होता है, बस सिर्फ इतना फर्क होता है. वो पढ़ने का तरीका ठीक होता है और वो पढ़ते हैं लोग. तो मानते हैं अपने आप को कि हम इंटेलिजेंट नहीं है, वो उनके इंटेलिजेंस का प्रॉब्लम नहीं होता है, शायद उनको सही रास्ता नहीं पता है कि कैसे पढ़ना है, या वो खुद से पढ़ते नहीं. तो अगर मैं बोलती हूँ कि सब लोग एक ही लेवल के हैं, सब इंटेलिजेंस का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, किस्मत का फर्क नहीं पड़ता है, तो बस फिर क्या है, फिर तो पढ़ाई ही करनी है ना बस. आगे तो कोई और कुछ चुनौती है ही नहीं, आएगी ही नहीं मैम, मुझे चुनौती, आपसे पढ़ेंगे. एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था. जैसे कि लोग कहते हैं कि अगर यूपीएससी की तुम्हें पढ़ाई करनी है तो सुबह सुबह 4 बजे उठकर स्टार्ट करनी पड़ती है, तो हमें तभी याद होता है. तो ये मतलब ये सभी लोग फॉलो करते हैं मतलब अपने जीवन में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्या, मतलब फॉलो करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है. उस्मान, देखो, हर किसी का जो होता है ना पढ़ने का तरीका अलग होता है. पढ़ाई, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रैटेजी एक कॉमन होती है जो ठीक होती है, और रिसोर्सेज ठीक होते हैं. बट देखो, कभी कभी ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरी आदत ऐसी है कि मैं लेट तक, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत लेट सोती हूँ. तो मैं जल्दी रात को ज्यादा चलता है, कुछ का दिन में ज्यादा चलता है. आपको सिर्फ, मैंने बताया ना, जो बोला गया है बस वैसे आपको पढ़ना होता है. आप उसको सुबह पढ़िए, आप उसको रात में पढ़िए या दिन में पढ़िए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. दूसरी बात ये है, आजकल अगर आप उसमें देख रहे होंगे, ये सबके लिए है, बहुत सारे ऐसे लोग इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं जो साथ में नौकरी भी करते हैं या कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो हाउस वाइफ्स हैं, उनके बच्चे भी हैं, अपने घर को भी देख रही हैं और एग्जाम में टॉप 100 में रैंक ला रही हैं. कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट जॉब्स में उन्होंने मतलब 8-8 10-10 घंटे की उनकी नौकरियां रही हैं,
और होम मेकर्स भी थे, फिर भी उन्होंने एग्जाम क्लियर किया। तो आप खुद सोचिए कि जो उन परिस्थितियों में, परिस्थिति कुछ नहीं होती है, मैं बार बार बोलती हूँ, वो पढ़ सकते हैं, तो वो तो नहीं 4 बजे उठ के पढ़े होंगे। जब मैंने अपना एग्जाम क्लियर किया था तो मैं भी जॉब में ही थी उस टाइम पे, तो मैं सुबह उठना सोच ही नहीं सकती थी, क्योंकि मैं रात को 2-2:30 बजे सोती थी, तो मैं 4 बजे नहीं उठ सकती थी। मतलब मुझे तो वैसे ही 9-10 बजेंगे उठने के लिए, फिर मैं काम शुरू करूंगी अपने ऑफिस का, फिर मुझे रात हो जाएगी ऑफिस का काम करते करते, ठीक है। तो ये बिल्कुल कुछ नहीं है उसमें ऐसा। आप बस जिस टाइम पे पढ़ते हैं उस टाइम पे बस मन लगा के ढंग से पढ़िए, बस इतना ही चाहते हैं, ठीक है। ठीक है उस्मा। और कोई सवाल कुछ करना चाहते हैं? एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ वसंत। हाँ मैडम, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मैडम ने जैसे बोला कि पढ़ाई कैसे करनी है, क्या करना है, और एग्जाम कैसे देना है, मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब थोड़ा समझा के ये बता सकते हैं? ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, मैं पूरे 3 पॉइंट्स को ना फिर से रिपीट करके आपको उसको थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। क्या होता है यूपीएससी में? एक है सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं इतिहास की बात करती हूँ, भूगोल की बात करती हूँ। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि मुझे अगर इतिहास पढ़ना है या मुझे भूगोल पढ़ना है या राज्य व्यवस्था पढ़नी है, मुझे कहाँ से पढ़नी है, ठीक है। क्या है आजकल के, फिर से प्रैक्टिकल चीजें ही बता रही हूँ मैं। क्या होता है कि इतने ज्यादा आपके पास फ्री में रिसोर्सेज होते हैं, इतनी चीजें होती हैं, और इतने लोग हैं जो आपको मतलब यूट्यूब पे मिल जाएंगे, हर किसी का अपना अपना एक वो होता है। तो जब हम एस्पिरेंट होते हैं ना, तो क्या होता है, अगर मुझे 5 लोग 5 चीजें बताएंगे ना, तो मुझे पांचों की बातें सही लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और क्योंकि उस टाइम पर मुझे, हमारे को अपने ऊपर डाउट होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक है या ये सब्जेक्ट है, मुझे इसी जगह से पढ़ना है, इसी वीडियो से पढ़ना है, इस क्लास से पढ़ना है, या इस किताब से पढ़ना है, जैसा आपको सही लगे। आपको अपने रिसोर्सेज पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना है, ठीक है। फिर उसमें भटकना नहीं है कि आज मुझे लगता है कि मैंने ये किताब पढ़ी, आज मैंने ये वाली एनसीईआरटी पढ़ ली, कल को मुझे किसी ने बोल दिया कि नहीं ये एनसीईआरटी नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये टॉपिक तमिलनाडु की बुक से कर लेते हैं, तो मुझे भटकना नहीं है, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ रिसोर्सेस। दूसरी बात ये है, मुझे वो समझ आ गया कि मुझे यहाँ से पढ़नी है चीजें, उसके बाद उसको पढ़ना कैसे है, ठीक है। उसको पढ़ना कैसे है, ये इसको एक और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे यूपीएससी में एनसीईआरटी को काफी तवज्जो दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब आप देखिए, आप यूपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, और एक छठी क्लास का बच्चा भी एनसीईआरटी पढ़ेगा, सेम चैप्टर, सेम चीज है ना। 7वीं का बच्चा भी पढ़ेगा, 10वीं का बच्चा भी पढ़ेगा, तो पढ़ने में फर्क है ना। तो सेम चैप्टर को, सेम चीज को हम समझते कैसे हैं, यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, हमें उस तरीके से उसको पढ़ना है, उस तरीके से समझना है, ठीक है। फिर इसको थोड़ा और एग्जाम्पल से अगर मैं समझाती हूँ, जैसे कि अगर मैंने पढ़ा वेजिटेशन के बारे में इंडिया की, ठीक है, जिसमें सारे फॉरेस्ट आते हैं, आपकी जितने भी विभिन्न प्रकार का ये है, वो सब आते हैं उसमें, ठीक है। अब इसको आप एक 9th क्लास का बच्चा कैसे पढ़ता है, ठीक है, सेम चैप्टर को, और आप यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ते हैं, वो फर्क आता है। यहाँ पे जरूरत होती है गाइडेंस की, यहाँ पे जरूरत होती है कि आपको वो पढ़ाया जाए उसी तरीके से, ठीक है। तो पढ़ना कहाँ से है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कि ये एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, ये चैप्टर नहीं पढ़ना, ये यहाँ से पढ़ना है, वहां से पढ़ना है। दूसरा, उसको पढ़ना कैसे, पढ़ना कैसे, यूपीएससी में हमेशा याद रखिए, आप जो भी पढ़ते हैं उसको समझ के पढ़िए। कभी भी मत कोशिश कीजिए आप कि आप कुछ याद रख पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, या रोट लर्निंग करेंगे। चाहे वो आपका इतिहास हो या भूगोल हो, या आपको लगता है कि मैम वो तो सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, तो उनको तो याद ही किया जा सकता है ना। नहीं, इस चीज को निकाल दीजिए। आपको ऐसा कुछ डेट्स याद नहीं करनी है, अगर इतिहास है तो आपको कोई फैक्ट्स याद नहीं करने हैं। आप हर चीज को समझिए, अगर वो इतिहास भी है तभी उसको समझिए, अगर वो भूगोल भी है तो उसको समझिए। आप समझेंगे ना, आपको चीजें याद होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। आपको समझना है, और एक ही चीज को बार बार आपको पढ़ना है, रिविजन करनी है, दोहराते रहना है। उसमें क्या होगा, आप ऑटोमेटिकली, आपके माइंड में वो चीजें रजिस्टर होनी शुरू हो जाती है, आपको ऑटोमेटिकली याद रहेंगी वो चीजें, ठीक है।
तीसरा स्टेप ये होता है, मैंने सही जगह से पढ़ लिया, सही तरीके से पढ़ लिया कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट को समझा। जहां पे फैक्चुअल चीज है वहां पे भी फैक्चुअल नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही है वहां पे कुछ इन्वॉल्व। ठीक है, उसको मैंने समझ लिया। अब तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मैं पेपर कैसे दे रही हूँ, मैं उससे प्रीलिम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रही हूँ, मैं आंसर कैसे लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका कंपटीशन। मान लीजिए अगर 10 लोग हैं तो 10 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है। ठीक है, वो तो खैर 14-15 हजार क्लियर करते हैं, पर मान लीजिए कि 10 ही लोग हैं, 10 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया है, 10 लोगों को मेंस देना है। तो जिन 10 लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर किया है उनको सारा कंटेंट आता है, तभी उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। उन्हीं 10 में से कोई एक आईएएस का टॉपर बनेगा और वो 10वां जो होगा वो शायद मेंस भी क्लियर नहीं करेगा। आपको ये पता होना चाहिए जो आपने पढ़ा है अब उसके आंसर कैसे लिखने हैं, उसके एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने हैं। आपको जब ये समझ आ गया, ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जो लोगों को प्रीलिम्स में दिक्कत आती है या जो बनाया जाता है कि प्रीलिम्स मुश्किल एग्जाम है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, उनको अप्रोच नहीं आती होती है। ठीक है, मेरे सामने कोई क्वेश्चन आ गया है, मुझे वो क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, फिर भी मैं उसका आंसर कैसे कर रही हूँ, ये आपको आना चाहिए। अगर मैम, आपको हाँ मगर मुझे मतलब मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रही हूँ इसके लिए तो कोई बात सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं उसमें। हाँ। मगर मतलब मैंने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे लोग यूपीएससी की प्रीलियम मेंस सब दे देते हैं, मगर जब उनकी लास्ट स्टेज आती है इंटरव्यू की तो वो वहां पर उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, उस बार इसको मैं मैथ्स से समझाती हूँ आपको। देखो, इंटरव्यू की वजह से सिलेक्शन कभी भी रुकता नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि आप देखिए, पहली बात है जो प्रीलिम स्टेज है तो स्क्रीनिंग स्टेज होती है, इसके मार्क्स तो जुड़ते ही नहीं है। आपका जो होता है मुख्य परीक्षा मीन्स एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, इनके ही मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है, अब जो इंटरव्यू होती है वो 275 मार्क्स के, पर आपका मेजर जो मार्क्स है आपको मीन्स में लेने हैं, मुख्य परीक्षा में लेने हैं। ठीक है, जो 1750 जो मार्क्स हैं आपको वो मीन्स में लेने हैं। जिनको लगता है उन्होंने इंटरव्यू दिया उनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, उनका क्या होता है, या तो मीन्स में मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, मेंस में मार्क्स कम होते हैं, आपके इंटरव्यू में अगर ठीक ठाक भी आगे आपका नहीं होगा, या क्या होता है मेंस में भी कम है और इंटरव्यू में भी कम है, तो सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा उनका। तो इंटरव्यू में फेल नहीं हो रहे हैं लोग, उनका मेंस में मार्क्स कम है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ईरा सिंगल ऐसी थी, उनके मेंस में इतने अच्छे मार्क्स थे कि उनके इंटरव्यू में बहुत एवरेज मार्क्स आए। इवन जो थर्ड रैंकर थे, मैं उनका रचित राज, ठीक है, इन सब के साथ ऐसा था कि उनके इंटरव्यू में इतने ज्यादा मार्क्स नहीं थे, उनके मुख्य परीक्षा में इतने ज्यादा मार्क्स थे कि कोई चीजों को रोक ही नहीं पाई और उन्होंने टॉप कर लिया एग्जाम। ठीक है, तो इंटरव्यू कभी भी आपका सिलेक्शन रोकती नहीं है। आपकी मीन्स पर में एग्जामिनेशन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं। इंटरव्यू आपके रैंक को ऊपर नीचे कर सकती है। आपने मीन्स में अगर अच्छा किया है, आपके इंटरव्यू आपके रैंक को ऊपर नीचे कर सकती है। जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके मीन्स में अच्छे थे, उसके इंटरव्यू में अगर ज्यादा अच्छा था तो वो आईएएस बनती, अभी वो आईआरएस है। ऐसे होता है। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि हम तो सब बहुत मेहनत कर ही रहे हैं, सब स्टडी कर ही रहे हैं, जैसा मैम का सपोर्ट है वैसे आप भी अगर और कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। मुझे खुद को बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों को गाइड करती हूँ इस चीज में। मुझे खुद को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया अब मैं उसको शेयर कर सकूं, और जो मैंने एज एन एस्पिरेंट जो चैलेंजेस फेस किए वो बाकी लोगों को नहीं फेस करने पड़े, वो एक्सपीरियंस से मैं सिखा सकूं लोगों को। ओके, बाकी लोग भी मैम से बात कीजिए, सिर्फ मैं ही कर रही हूँ। ऐसे कि तो कुछ पूछना ही नहीं है, ऐसे चांस बार बार आते नहीं है ना। हाँ, मैंने तो सही कहा, ऐसे चांस बार बार आते नहीं हैं, पर चलो अब बात निकल ही गया तो लेट्स अनाउंस, राइट हिमानी, इफ यू यस, अग्री। हाँ हाँ, तो चांस तो अभी बार बार आएगा, क्योंकि मैम आपको पॉलिटी और सोशल इश्यूज पढ़ाने वाली है, ठीक है? ओह वाओ। हाँ, तो ऐसा चांस तो बार बार आएगा, बट इतना इंटरैक्टिव तो नहीं हो सकता है। बीच क्लास में आप लोग नहीं बोल सकते हो ना, पढ़ते समय पढ़ाई। नहीं मैडम, मैं मतलब मैडम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि महीने में या 15
मोटिवेशन मैंने में उनकी एक बार आवाज ऐसे ब्रेक हो रही है, बोल रहे मैंने में एक बार मोटिवेशनल ऐसा कुछ लिखने के लिए। हाँ वो तो होता हाँ रहेगा। बिल्कुल 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 वसंत, मैं इस टाइप के आपके जो क्वेश्चन एंड सेशंस या ऐसे मोटिवेशनल सेशंस, बिल्कुल, क्योंकि मैं भी मानती हूँ कि यूपीएससी में पढ़ाई तो एक तरफ है, मोटिवेशन और ये जो हमारे मन में ख्याल आते हैं, जिस डर में हम रहते हैं किसी ना किसी चीज के डर। जैसे मुझे जब मैंने शुरू किया, जब मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मुझे लगता था मुझे ज्योग्राफी नहीं आती है। मुझे इतने टेंशन हो गई थी, मुझे टफ सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स और वो सब समझ आ गए थे, मुझे ज्योग्राफी ने इतना टेंशन दिया कि मुझे लगा बस मैं पीएचडी कर लूँ अब इसमें ज्योग्राफी में। तो ऐसे इतना ऊपर नीचे होता है। आपको अपने प्रीलिम्स के एग्जाम से एक दिन पहले भी आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता है, आप एग्जाम दोगे, फिर आप एग्जाम की की से आप डरोगे, ये चीजें होती रहेंगी। तो और ये अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ, जब आप एस्पिरेंट होते हो मुझे पता है तब ऐसे आराम से बात नहीं हो पाती है, तब बहुत ज्यादा आप कितना भी कोशिश कर लीजिए वो स्ट्रेस होता ही होता है, ठीक है। पर उस स्ट्रेस को हमें पॉजिटिवली लेना है, ठीक है। एग्जामिनेशन एंजाइटी भी होती है, एग्जाम हॉल में जाके भी एंजाइटी होती है। उस चीज को मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये सीखा कि वो एंजाइटी आपको नेगेटिवली इफेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। अगर वो होती है उसको होने दो। मतलब मैं एक चीज को मैं वो बता रही हूँ, एक ना वो होता है, कोट होता है उसका, वो होता है दिस शैल ऑल्सो पास, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी वक्त निकल जाएगा। उस तरीके से जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं ना, यूपीएससी हो या कुछ भी हो, स्पेशली पेपर के पास, तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें लगता है मतलब इतना मुश्किल है, कहाँ फंस गए उस किस्म का। अगले दिन एग्जाम है, एग्जाम में बैठ के टेंशन हो रही है, आप सोचिए निकल जाएगा ना, ये समय निकल गया ना वो समय, ठीक है। और वो आपकी तैयारी को या आपके रिजल्ट को कतई ही इफेक्ट नहीं करता है, चाहे आपको एंजाइटी हो रही हो या पैनिक अटैक भी आ रहा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसको नॉर्मल लाइफ का प्रोसेस समझिए, निकल जाएगा वो भी, ठीक है। तो मोटिवेशन वाला ये बहुत जरूरी है, मैं भी मानती हूँ, और मेरा भी यही कोशिश रहेगा कि मैं कम से कम महीने में एक बार आप लोगों से जरूर मिलूं ऐसे सेशंस में, जहाँ पे आपके जो नॉन एकेडमिक डाउट्स हैं उनमें भी आपकी हेल्प कर सकूं। और लोग भी कुछ पूछिए, बोर हो गए क्या? और भी लोग भी कुछ क्वेश्चंस कीजिए मैम से। हेलो हेलो, मैडम, आवाज है मेरी? हाँ जी। मैडम, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैं जैसा मतलब लोकल लैंग्वेज से बात कर रहा हूँ, मैं अभी अभी से कुछ बोल पा रहा हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश कुछ अच्छी नहीं है। मतलब आपको जैसे मराठी समझ में नहीं आती, उस वैसे मेरा प्रॉब्लम है कि इंग्लिश नहीं आती। तो कुछ प्रॉब्लम, मतलब इंग्लिश सीखना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं क्या? मतलब आप एग्जाम कौन से मीडियम में देना चाहते हैं, हिंदी में या मराठी में या इंग्लिश में, मतलब एग्जाम का मीडियम क्या है आपका? मैडम, मैं तो इंग्लिश में तो नहीं दे पाऊंगा ज्यादातर। मैं इंग्लिश में तो नहीं दे पाऊंगा। हिंदी या मराठी दोनों में से किस लैंग्वेज में चूज करूँ, ये मेरा अभी मतलब तय नहीं हुआ है, लेकिन मराठी या हिंदी में दे दूंगा। अच्छा, ठीक है। देखो, अगर आप मराठी या हिंदी में देते हो तो फिर अगर आपको इंग्लिश में कोई डिफिकल्टी है तो आपके लिए वो कंसर्न नहीं बनेगा। देखिए, जो प्रीलिम्स का पेपर आता है, या तो इंग्लिश में आप देंगे या हिंदी में देंगे, ठीक है, वो तो दोनों उसमें क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। मेंस का जिस मीडियम में आप चूज करते हैं उस मीडियम में आप पेपर देते हैं। रही इंटरव्यू की बात, तो इंटरव्यू में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है कि आपको इंग्लिश में ही इंटरव्यू देनी होती है, और ना ही इस टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, ना तो कोई बाइसेस होते हैं, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है। आपका अगर हिंदी स्ट्रांग है तो आप उसी को स्ट्रांग पॉइंट बनाकर शुद्ध हिंदी में दीजिए इंटरव्यू। उसका ऐसा कुछ नेगेटिवली नहीं लिया जाता है इंग्लिश का, बिल्कुल भी। और जब आप मैडम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब इंटरव्यू वगैरह जो होता है तो जो हेलो हेलो, हाँ, मतलब जो इंटरव्यू होता है ना, तो मेरे को लग रहा है कि वो जैसा अपन ने मराठी में एग्जाम दिया तो इंटरव्यू इंग्लिश में लेंगे क्या, ऐसा मेरे को लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
आप इंटरव्यू का लैंग्वेज बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको वो जबरदस्ती इंग्लिश में ही देना पड़ेगा इंटरव्यू, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपने किसी रीजनल लैंग्वेज में मैम दिया है तो यूपीएससी इंग्लिश में होगा। 24 लैंग्वेज में होती है क्या? जो शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस होती हैं, हाँ, जैसे कि आपने सही कहा, 24 शेड्यूल 8 लैंग्वेजेस हैं जो हमारे संविधान के शेड्यूल 8 में है। ठीक है, ये भी पॉलिटी का पार्ट है, इसको याद रखिए। आप उनमें से किसी भी एक मीडियम में दे सकती हैं पेपर। जनरली एडवाइजेबल ये रहता है कि अगर आपका इंग्लिश या हिंदी में से जो चीजें स्ट्रांग है आप उनमें दीजिए। क्यों मैं ये कह रही हूँ, आप देखो दे सकती हैं रीजनल लैंग्वेज में, बट जो रिसोर्सेज होते हैं ना वो ज्यादातर आपको हिंदी इंग्लिश में मिलते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, आप दे सकती हैं पेपर वैसे तो उसमें शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में, बट रिसोर्सेज के हिसाब से आपके लिए आसान हो जाता है अगर आप हिंदी या इंग्लिश को चूज करती हैं तो। बस इतना सा फर्क है, बट ऐसा नहीं है, मराठी मीडियम में भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। यस यस, मराठी मीडियम एक्चुअली मुझे भी मराठी बहुत मतलब प्रिय है। मैं मराठी नहीं हूँ मगर मुझे मराठी फिर भी बहुत प्रिय है। अच्छा, ओके, अच्छा अच्छा, मराठी आपने ऊपर तो कहाँ से हुआ? मैं मराठी मीडियम से ही हूँ। मराठी मीडियम नहीं, से मैं हो। वैसे मीडियम, मैं मराठी नहीं, नहीं है बट आवाज उतनी ही नहीं। मराठी लैंग्वेज मुझे अच्छा बहुत अच्छी लगती है और वैसे प्रिय है। अच्छा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना तो मतलब हिंदी में देना चाहिए या मराठी में, दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको क्या अच्छी लगती है? आपकी हिंदी भी एकदम एकदम फ्लुएंट है, हिंदी में आप लिख सकते हैं। आप देखिए, एक होता है बोलना, बोलने का बहुत ज्यादा काम नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर इंटरव्यू। आप मेंस का पेपर जो है, मुख्य परीक्षा जिसमें आपको आंसर लिखने हैं, आपकी हिंदी बिल्कुल वैसी परफेक्ट है कि आप हिंदी में आंसर लिख सकते हैं। आप पूरे अपने जो 7 पेपर हैं उसको हिंदी में लिख सकते हैं। इसमें उतनी हिंदी तो परफेक्ट नहीं है, लेकिन काफी अच्छी है, लेकिन उतने भी स्ट्रांग नहीं है, मतलब मॉडल नहीं है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। अच्छा, इसमें देखिए ये भी होगा कि आपके ऑप्शनल, आपको क्या है कि आप जिस लैंग्वेज को चूज करते हैं आपको सारे पेपर्स लैंग्वेज में देने पड़ते हैं। मतलब फिर आप ऐसे नहीं ऑप्ट कर सकते कि आप 4 पेपर हिंदी में देंगे और 3 पेपर आप मराठी में देंगे। अगर आपकी हिंदी नहीं नहीं मैडम, वैसी कोई बात नहीं, मेरे को हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है, इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत होंगी, इसलिए मैं पूछ ठीक है, रहा कि इंग्लिश हिंदी अच्छा है या मराठी अच्छा रहेगा, ऐसा। तो हिंदी में तो आप इंग्लिश में मत दीजिए, मतलब इंग्लिश मराठी का। मराठी हम्म हम्म हाँ, मराठी में कोई दिक्कत नहीं है उतना, थोड़ा इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, और हम्म, हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत है। अच्छा, ओके, इंग्लिश में दिक्कत है, हिंदी में नहीं, सर तो आपको वही लिखने में बोल रहे हैं कैसा मैम है? कब से कि आप अपनी कोई सी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। नहीं, आपको लिखने में कैसा, आपको हिंदी में ना, आप हिंदी में लिखने में कितने कंफर्टेबल हैं? वो वाली हिंदी को सबसे पहले हमें टेस्ट करना पड़ेगा कि अगर हिंदी में एक लेवल तक मिस्टेक्स हैं जो सुधारी जा सकती हैं, वो विद प्रैक्टिस आ जाती हैं। बट ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं, हमें लगता है कि कंटेंट से ज्यादा हमारी मिस्टेक्स की वजह से मार्क्स ना कट जाए, तो फिर मराठी लेना सेफ हो जाएगा आपके लिए। तो यस आप मैडम, यस सबसे पहले मैडम, अपना समझ जो गए। राइटिंग है ना, आप ऐसा करना, आप हिंदी में ना कोई भी एक टॉपिक पे आप कम से कम 250 शब्द लिखो, ठीक है। आप 250 शब्द लिख के ना, आप चाहे मुझे मैसेज कर देना या आप कृतिका को मैसेज कर देना, ठीक है। हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, हमें 250 शब्दों से फेयर इनफ आइडिया हो जाएगा कि आपका बेसिक जो है ये कैसा है, ठीक है। हाँ मैडम, चलेगा चलेगा मैडम, एक हाँ, टॉपिक दे देंगे तो अच्छा होगा बात करने के लिए। आप वुमेन्स रिजर्वेशन का भी जो ये चल रहा है, ये एक्ट है, आप इस पे लिखिए। उसमें क्या होगा ना, आपका एनालिसिस, आप कितना समझे टॉपिक को, इस पे भी ये ठीक रहेगा। वुमेन्स रिजर्वेशन पे आप लिखिए, ठीक है। हाँ मैडम, ठीक ठीक है। मैम, यस सचिन। हेलो। हेलो।
मैम क्वेश्चन था कि अगर हम जेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आईएएस का प्रेफर किया, हाँ तो उसके लिए मैम कोई रैंकिंग मैटर करती है कि हमें एस अगर पोस्ट चाहिए तो 100 में ही आना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। रैंकिंग मैटर करती है। देखिए, जब आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आप सिर्फ एक आईएएस के लिए नहीं दे रहे हैं एग्जाम। आप जितनी भी सर्विसेज आती हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज में और सेंट्रल सर्विसेज में, आप सबके लिए एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि रैंक पे डिपेंड करेगा। अब यूपीएससी में सर्विसेज कौन सी आती है इसको एक बार क्विकली समझ लेते हैं। आईएएस आता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है। ठीक है, जिसमें आगे जाके फर्दर आ जाती है इनकम टैक्स और जीएसटी, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस है, पोस्टल सर्विस है, रेलवे सर्विस है। तो ये बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। आपको अगर आईएएस लेना है तो नेचुरली टॉप मोस्ट रैंक्स के जो लोग होते हैं उन्हीं को आईएएस मिलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रैंकर्स जनरली जाते हैं आईपीएस में। कुछ लोगों का स्पेशल इंटरेस्ट होता है फॉरेन सर्विस में, तो उसके लिए पर टॉप मोस्ट रैंक वाले लोग ही जाते हैं। थर्ड नंबर पे जो प्रेफर्ड सर्विस होती है वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस होती है, भारतीय राजस्व सेवा, जिसमें जैसे कि मैंने बताया इनकम टैक्स थोड़ा सा स्लाइटली हायर रैंक होता है और जीएसटी ऑलमोस्ट इक्वल होता है बट स्लाइटली नीचे होता है। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भी बहुत अच्छी है, अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वहीं से बनते हैं। फिर आगे जाके रेलवे सर्विस, पोस्टल सर्विस ऐसे हो जाती है। तो रैंक पे विशेष ध्यान रखिए कि आईएएस बनना है तो वैसा ही रैंक, वैसी ही तैयारी कीजिए। तो बाकी की सर्विसेज भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ आईएएस तो बेस्ट है, उसमें डाउट नहीं है कोई। थोड़ी सी आईएफएस की नॉलेज दे सकते हो प्लीज? अच्छा, आईएफएस में इंडियन फॉरेन सर्विस में या आईएफएस फॉरेस्ट ऑफिसर? सर्विस में? ना फॉरेन फॉरेन सर्विस में। सर्विस, ठीक है। देखो, फॉरेन सर्विस में एग्जामिनेशन ऑब्वियसली सेम है। रैंक जो आपको चाहिए होता है, रैंक उसका ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू आईएएस होता है। जो फॉरेन सर्विस है ये इनफैक्ट सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस सर्विस है। इसमें क्या होता है कि आपको आफ्टर योर सिलेक्शन आपको एक रीजन दे दी जाती है जहां पे आपका जनरली पोस्टिंग रहेगा। आप मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं दूसरी कंट्रीज में एज एन इंडियन एम्बेसडर। ठीक है, और आप जितने भी वेरियस इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जैसे कि फोरम्स है जैसे कि यूएन हो गया या एससीओबी हो गया या कुछ भी हो गया, आप एज एन इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे। ठीक है, तो आपकी जो तैयारी है, अगेन तैयारी का दो आपके फोकस होने चाहिए। ये तो एक तो ये होना चाहिए कि रैंक आपका बहुत अच्छा आना चाहिए। बहुत ज्यादा सीट्स नहीं होती इंडियन फॉरेन सर्विस में, टॉप मोस्ट रैंक्स में वो खत्म हो जाता है। सेकेंडली, जब आप इंटरव्यू देंगे ना, और आपने क्या होता है कि जब आप मेंस एग्जामिनेशन देते हैं, क्लियर करते हैं, उसके बाद आपसे एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है जिसको डैफ भी बोलते हैं लोग एक स्लैंग वाली लैंग्वेज में। उसमें आपसे वो सर्विस प्रेफरेंसेस लिखवाते हैं और आपसे अपनी स्टेट कार्डर प्रेफरेंसेस लिखवाते हैं। स्टेट कार्डर आईएएस आईपीएस में चाहिए होता है। उसमें क्या है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू मोस्टली रोटेट करता है कि आपने क्या लिखा है अपने फॉर्म में। तो अगर आपने इंडियन फॉरेन सर्विस को फर्स्ट प्रेफरेंस लिखा है तो आप ये थोड़ा सा तैयार होकर जाइए कि आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। बाकी तैयारी में कोई फर्क नहीं है, कुछ भी फर्क नहीं। प्रीलिम्स भी सेम है, मेंस भी सेम है, कुछ फर्क नहीं है आपको। इंटरव्यू में वो आपसे थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेस देके पूछेंगे, आपसे वो मेजोरिटी क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से पूछेंगे। मान लीजिए जैसे अभी इजराइल पैलेस्टीन का जो युद्ध चल रहा है, अभी वो गाजा पट्टी पे जो चीजें हो रही हैं, यूक्रेन रशिया में जो चल रहा है, ठीक है, आपसे इसको थोड़ा डिटेल में पूछेंगे। वो जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजी क्या आती है, ये सब पूछेंगे वो। उसके बाद बिल्कुल सेम है आपका, ये होता है बाकी लोगों का इंडिया में पोस्टिंग हो जाएगा आईएएस का, या जिन लोगों ने रेवेन्यू सर्विस जो भी मिली है। आपको एक लैंग्वेज भी वो सिखाते हैं। ठीक है, आपकी एक वो लैंग्वेज भी होती है, फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन सर्विस के लिए फॉरेन लैंग्वेज। प्लस आपके रैंक पे डिपेंड, मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस में होने के बाद भी आपके रैंक पे डिपेंड करता है, आपको एक रीजन मिलती है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को एशिया या रशियन रीजन या चाइनीज या अमेरिकन ऐसे रीजन्स मिल जाती हैं। जनरली पोस्टिंग्स वहां पे होती हैं आपकी। ठीक है, ये थोड़ा ऐसी चीजें जो बहुत पब्लिकली नहीं लोगों को पता होती है। एक तो लैंग्वेज की, कि आपको एक फॉरेन लैंग्वेज आपको करनी होती है उसमें। और आपके फॉरेन सर्विस में भी जो मान लीजिए आपके बैच में जो रैंक आए हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी रीजन मिलती है, आपको आपकी प्रेफर्ड रीजन मिल रही है कि नहीं। जैसे किसी को अफ्रीकन रीजन मिल सकती है, ऐसे होता है।
बट हाँ, बहुत ज्यादा उसमें डाइवर्सिटी रहती है। ऐसा नहीं कि आप स्टक हो जाएंगे हमेशा एक ही रीजन में। आप पूरे वर्ल्ड ओवर कहीं भी इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसका पे स्केल सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है फॉरेन सर्विस का। इसमें जो आपको पर्क्स मिलते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं फॉरेन सर्विस में। ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, सो हमारा टाइमिंग मैम, ऑलमोस्ट एक और हो क्वेश्चन गया मेरा है, है। ऐसा लगता है मुझे। हेलो मैम। हेलो। हाँ, कृतिका मैम, मैं ये कह रही थी कि टाइमिंग हो गया है, तो बाकी जिसको रहना है उसको रहने देते हैं, इसको नहीं रहने हाँ, देते। अगले वाले एक और इवेंट में पूछ लेते हैं, है ना, क्योंकि 2 घंटा होने वाला है। तो आप आगे प्रोसीड करो, आपका जो प्लानिंग है उसके हिसाब से। गौरी मॅम, अजून काही विशेष राहिलंय का कार्यक्रमाला? ते माझा आवाज येतो का? हा प्रथमतः खूप खूप धन्यवाद मॅडम. तुम्ही इतकं छान आम्हाला मार्गदर्शन केलं आणि इतकं छान गायडन्स केलं त्याबद्दल. आता अर्थातच शेवट आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम राहिला आहे. तर आभार प्रदर्शन सचिन दादांनी करावं अशी मी त्यांना विनंती करते. सचिन दादा आहेत ना इथे? थँक्यू मॅम. सगळ्यांचेच आभार. पण आज जे आपल्याला पाहुणे मंडळी, मैं हिंदी में बोलूँ अभी, जो भी मतलब हमारे यहाँ आज प्रेजेंट हुए, जो इतना अच्छा गाइडेंस किया हमें, हमारी कृतिका मैम जो हमेशा ही हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं, शंकर सना सर, अमित सर, और जो भी मेरे साथी यहाँ पर ज्वाइन हुए, उनको भी बहुत आभार। और सबसे बड़ा आभार जो हमारी कमेटी, आज ये प्रोग्राम इतनी अच्छी से सक्सेस हो सका है, उनका, जैसे गौरी मैम, उज्मा मैम, दिव्यता मैम, सागर सर, ओमकार सर, और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट सुमित सर, सबका ही थैंक यू कि आज इन सब की वजह से हमारे यह प्रोग्राम सक्सेसफुली हम यहाँ एडॉप्ट करता है। थैंक यू सो मच। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हिमानी मैम यहाँ पर अपना कीमती समय उन्होंने हमें दिया, तो उनका भी बहुत बहुत, वैसे अपने लोगों को थैंक्स कहा नहीं जाता, पर फिर भी थैंक थैंक यू। उज्मा मैम, हिमालय मैम नहीं आया, मैंने लिया था, सॉरी। माझ्याकडून देखील दोन्ही स्पर्धेचे परीक्षण करणारे म्हणजे अर्थात वक्तृत्व स्पर्धेचे परीक्षण करणारे गौरव मालक सर, गणेश साकळे सर, सिंगिंग स्पर्धेचे चैतन्य सिंधाळकर सर आणि आदिनाथ इंगोले सर, तसेच माझ्या संयोजन कमिटीतल्या सगळ्यांचे आणि सगळ्या स्पर्धेत भाग घेतलेल्या स्पर्धकांचे आणि इथे उपस्थित असलेल्या सर्व रसिक मान्यवरांचे देखील मनस्वी आभार. जाता जाता फक्त एक ओळ तुमच्यासाठी. मनातलं लिहिता यावं असं एखादं पेज असावं, मनातलं लिहिता यावं असं एखादं पेज असावं, सूर्यालाही लाजवेल असं आपलं तेज असावं. वागता येईल तेवढं प्रेमाने वागावं, वागता येईल तेवढं प्रेमाने वागावं, जगावं असं की मेल्यानंतर ही नाव निघावं, जगावं असं की मेल्यानंतर ही नाव निघावं. या वाक्यासह मी गौरी देशमुख आपल्या सर्वांची रजा घेते. पुन्हा भेटूया याच वेळी याच ठिकाणी. तोपर्यंत माझ्या सर्व रसिक मान्यवरांना माझा मनपूर्वक नमस्कार.